हमारे सभी फ्रेंड्स और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को हमारी। चलिए, आज की जो क्लास है काफ़ी काफ़ी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आज की क्लास कम से कम 1 से 5 नंबर आपको देके जाएगी। रट्टा मार क्लास रहेगी आज की। आज का जो टॉपिक लिया आपने, विवाह और परिवार से संबंधित पूरा समझदारी के भारत में विवाह और परिवार पूरा निचोड़ ले लिया है। सारे एकदम एक प्रश्न जो पीवाई क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं वही प्रश्न हम कराए हैं और ये 1 से 5 नंबर आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में देखने मिलेंगे। बाकी पीजीटी का तो आपका रामबाण है ही क्लास। ये शुरू कर लेते हैं और बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। और जो भी आपका डाउट है हमें कमेंट कर सकते हो, या इसके अलावा जीएस की क्लास चाह रहे हो तो हम जीएस भी डाल सकते हैं। अगर बायोलॉजी से जुड़ना चाहते हो तो बायोलॉजी हमें बताएं कि आप और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और जो भी समाजशास्त्र का तो स्पेशल चल ही रहा है, जो भी आपको डाउट है, जो भी क्लियर है, जो भी प्रश्न आपका गलत हो तो हमें जरूर बताएं इसके बारे में कि प्रश्न कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं, मगर आप लोग हमें मैसेज नहीं करते। चलिए कोई नहीं, सब लोग ठीक रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। प्रश्न शुरू कर लेते हैं। विवाह की विवाह की परिभाषा कि वह स्त्री पुरुष एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्म बच्चा माता पिता की अवैध संतान माना जाए। ये विवाह की परिभाषा किस निम्नलिखित में किस विद्वान ने दी है? इस टाइप के प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको। लूसी मेयर हैं, बॉनार्ड हैं, मैकाइवर हैं, स्पेंसर हैं। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते तो ये आंसर सही है, लूसी मेयर ने परिभाषा दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। ये परिभाषा किसने दी है? मैकाइवर पेज ने, जॉनसन ने, WHR रिवर्स ने या हावल ने? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो WHR रिवर्स ने परिभाषा दी है, क्योंकि विवाह का संबंध है यौन संबंधों से। विवाह नहीं करोगे तो यौन संबंध नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। बैर उद्देश्य जो विवाह का है वो यौन संबंधी बनाना है। बाकी संतान उत्पन्न करना है। तीसरा आपका परिवार की संज्ञा। 3 संबंध हर वैज्ञानिक साइंटिफिक वैज्ञानिक विद्वान ने दिए हैं ये सारे। चलिए तीसरा प्रश्न, जो भी डाउट है हमें कमेंट पूछ सकते हो। विवाह एक अधिक पुरुषों का या एक अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है, ठीक है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों में उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। विवाह की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? बॉगार्ड्स की है, जॉनसन की है, बिरस्टेड की है, वेस्टमार्क की है? तो किसकी ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये आपका डी आंसर है, वेस्टमार्क ने कहा है कि विवाह एक अधिक पुरुषों या एक अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला एक संबंध है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार कर्तव्यों का समावेश भी करता है। किसने कहा था? ये वेस्टमार्क ने कहा है। विवाह स्त्री और पुरुष, देखिए विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है। ये पूछ रहा था कि पारिवारिक जीवन की प्रवेश की संस्था विवाह की परिभाषा किसने दी है? डेविस ने, बॉगार्ट्स ने, हावल ने या रिवर्स ने? अगर इस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो बॉगार्ट्स ने कहा है कि स्त्री और पुरुष के परिवार जीवन में प्रवेश की संस्था क्या है? विवाह है। नेक्स्ट, विवाह में कानूनी धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृत समावेशन होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रियाओं और उसमें संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। विवाह की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? के डेविस, मजुमदार एवं मदान या हावल या लूसी मेयर? अगर 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो मजुमदार एवं मदान की है। दिया सही है गाइस। नेक्स्ट, विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि एक स्थायी संबंध जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृत प्राप्त करते हैं। विवाह की परिभाषा जॉनसन की है, ग्रीन की है या बिरस्टीड की है, श्रीनिवास की है?
और 6% की बात कर लेते हैं, जॉनसन ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट है विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों। देखिए विवाह सामाजिक भी आदर्श मानदंडों सोशल नॉर्म्स की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को, उनके रक्त संबंधियों, इस संतानों तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित नियंत्रित करती है। विवाह की परिभाषा किसकी है? मैकाइवर पेज की है, रिवर्स की है, हावल की है, जॉनसन की है। अगर 7% की बात कर लेते हैं तो 7 में सी आंसर है, हावल्स ने कहा है ये। देखिए एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उस विवाह को हम क्या बोलते हैं? देखिए एक समय एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह, एक विवाह, बहुपति विवाह या अंत विवाह। तो इस प्रश्न का जो आंसर किया जा रहा है आपका, इसको बोलते हैं एक विवाह। अगर 200 करो तो उसको बहुविवाह। ठीक है, एक समय में एक पुरुष, देखो एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं? मतलब एक पुरुष कई स्त्रियों से जो विवाह करता है उसको हम क्या बोलते हैं? समूह विवाह, द्विविवाह, बहुपत्नी विवाह या शाली विवाह। अगर नमे की बात कर लेते हैं तो नमे का है बहुपत्नी विवाह, मतलब उसने कई विवाह कर चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपत्नी विवाह। नेक्स्ट देखिए जब सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, देखिए ऐसा भी विवाह होता है, हमारे भारत में भी है, कुछ जगह हमारे और विदेशों में भी है कि एक भाई मिलकर सारे यानी कि जब एक भाई मिलकर स्त्री से, जब सब भाई मिलकर, मतलब मेरा कहने का मतलब है सब जो 4 या 5 जो भी भाई हो एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये विवाह द्रौपदी वाला विवाह कहलाता है वैसे तो ये। इसको हम क्या बोलते हैं? भ्रतक बहुपति विवाह, बहुपति विवाह या देवर विवाह या समूह विवाह। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं भ्रतक बहुपति विवाह, जिसे द्रौपदी वाला विवाह ही बोलते हैं। जो पांडव एक द्रौपदी को ब्याह के लेकर आए थे तो 5 भाइयों की एक ही पत्नी थी। नेक्स्ट है जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए स्त्री के एक समय में बहुत सारे पति भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुविवाह, समूह विवाह, आंतर विवाह या बहुपति विवाह। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, इंटरेस्ट क्लास भी है, रोमांटिक क्लास भी है और समझने की क्लास भी है, समाज शास्त्र की है। अगर 11वें का बात कर लेते हैं 11वें की, तो 11वें का डी आंसर इसका सही है, बहुपति विवाह बोला। क्योंकि एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों से विवाह करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपति विवाह बोलेंगे। निम्नलिखित में से बेस्ट मार्क के अनुसार विवाह का आदेश स्वरूप क्या था? एक विवाह, समूह विवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। बेस्ट मार्क के अनुसार विवाह का क्या स्वरूप रहा है? बेस्ट मार्क ने क्या कहा विवाह के बारे में? तो उन्होंने कहा था एक विवाह सही है, उनका विचार था एक विवाह। और हमारे कल्चर में बहुत सारे विवाह हैं। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। देखिए एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था, रहेगा। ये कथन निम्नलिखित किसका? मॉर्गन का है, मैकाइवर का है, डेविस का है, मेलिनोवास्की का है। अगर 13वें की बात कर लेते हैं तो 13वें का आंसर किसका? मेलिनोवास्की ने कहा था एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था, रहेगा और रहेगा। 14वां प्रश्न देखते हैं गाइस। बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक स्त्री के समय में एक से अधिक पति होते हैं, जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप में उपयोग करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? देखिए बहुपति विवाह एक प्रकार का क्या है? संबंध है। ठीक है, एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं। ठीक है, जब द्रौपदी वाला उसके कई पति थे, 5 भाई थे, एक बीवी उनकी पत्नी थी, जिसमें सब मिलकर भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपयोग करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? मिचेल ने, कबाड़िया ने, हावल ने या रिवर्स ने? अगर हम 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 14वें कबाड़िया ने ये परिभाषा दी थी, डॉक्टर कबाड़िया ने, इनका नाम था डॉक्टर कपाड़िया। 15वां प्रश्न देख लेते हैं कि एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। ये परिभाषा निम्नलिखित किसने दी है? मार्गन ने, कपाड़िया ने, रिवर्स ने, दुबे ने। अगर 15 की बात कर लेते हैं तो 15 का किसने दी है? रिवर्स ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से विवाह करना या एक समय पर एक ही या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह है। यह परिभाषा किसकी है? मिचेल ने, कपाड़िया ने, सक्सेना ने या दुबे ने? तो किसकी है? ये आपके मिचेल ने परिभाषा दी है। ये आंसर सही है गाइस। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में
भृतक बहुपति विवाह, देखिए भृतक बहुपति विवाह भी पाया जाता है जनजाति में, प्रथा पाई जाती है। टोडा, भील, कुकी या नागा। अगर 17वें की बात कर लेते हैं, 17 में टोडा जो जनजाति है उसमें यानी भृतक बहुपति विवाह कहलाता है। भृतक बहुपति विवाह का मतलब है एक महिला या एक पुरुष अगर उसका जो विवाह करके लेगा आएगा तो 4 भाई तो चारों की बीवी बन जाएगी, वो उसको हम बोलते हैं भृतक विवाह। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित थी? नायरों में, मुंडाओं में, संथलों में या गोडामी जनजातियां हमारी बहुपति विवाह की प्रचलित में? बहुपति मतलब बहुत सारे, एक बीवी के बहुत सारे पति हो एक महिला के, तो उसको हम बोलते हैं बहुपति विवाह। तो कौन सी जनजाति में थी ये? तो इसका है नायरों में एक प्रथा थी। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वेस्टमार्क ने बहुपति विवाह का प्रमुख कारण किसको माना है? वेस्टमार्क ने बहुपति विवाह को प्रमुख कारण क्या था? कि कम पैदावार, गरीबी, धार्मिक कारण या लिंग अनुपात का असमान होना। तो ये कारण क्या रहे होंगे? अगर 19 की बात कर लेते हैं तो 19 में का लिंग अनुपात का असमान होना था, डी आंसर सही है। 20वें प्रश्न है कि समनर, किनगम एवं डॉक्टर सक्सेना ने बहुपति विवाह के लिए निम्नलिखित में किस उत्तरदायी माना था? बहुपति मतलब एक महिला के बहुत सारे पति, भौगोलिक परिस्थिति के कारण, बी ऑप्शन लिंग अनुपात का असंतुलन, वधु मूल्य या गरीबी। अगर हम 20% की बात कर लेते हैं तो इसका क्या रीजन होगा? गरीबी। ये गरीबी बहुपति मतलब एक महिला के बहुत सारे पति, तो ये क्या हो सकता है? गरीबी का ही कारण हो सकता है। ये एक पुरुष की बहुत सारी बीवियां, इस टाइप का विवाह मिलेगा तो क्या है हमारा? ये गरीबी का ही कारण है। पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है, तो ऐसे विवाह को हम क्या बोलते हैं? देखिए ऐसा विवाह भी हमारे भारत में कई जनजातियों में पाया जाता है। भारत की बात करनी और दूसरे बात की कर लेते हैं कि पुरुषों का एक समूह है जो भी 10 या 5 है और एक समूह विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति हो जाता है। इस विवाह को हम क्या बोलते हैं? बहु विवाह, समूह विवाह या द्विपत्नी विवाह या अंतर विवाह। अगर 21 बात कर लेते हैं 21 का, तो इसका आपका समूह विवाह बोलते हैं, इसको समूह विवाह। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, तो उस विवाह को हम क्या बोलते हैं? ऐसा भी जनजातियों में पाया जाता है। अनुलोम विवाह बोलते हैं, अंतर विवाह बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह या इनमें से कोई नहीं। अगर 22 की बात कर लेते हैं तो 22वां इसको हम बोलते हैं अंतर विवाह। बी आंसर सही है गाइस। 23वां प्रश्न है कि अंतर विवाह से अभिप्राय उस विनियम से है जिसमें अपने समूह से ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह परिभाषा निम्नलिखित किस विद्वान ने दी है? किसने कहा है कि अंतर विवाह से अभिप्राय उस विनियम से है जिसमें अपने समूह से ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है? वेस्टमार्क ने कहा है, मॉर्गन ने या बिरफेल्ट ने या रिवर्स ने? किसने कहा था ये? तो ये किसने कहा था? रिवर्स ने कहा था। डी आंसर सही है गाइस इसका। नेक्स्ट है 24वां, बही विवाह से बोध होता है उस विनियम का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए अनिवार्य होता है कि दूसरे सामाजिक समूह में अपना जीवन साथी ढूंढे या ये परिभाषा किसने दी है कि आप दूसरे समूह से, अपने समूह से दूसरा समूह में जाकर अपने जीवन साथी ढूंढे? रिवर्स ने कहा था, डूबे ने, डॉक्टर कपाड़िया ने या मॉर्गन ने कहा था ये? अगर 24 की बात कर लेते थे रिवर्स ने ही कहा था, और रिवर्स का ये देखो ये प्रश्न है, ये विवाह को विनियम, देखो बिल्कुल सेम वही प्रश्न है गाइस, ये ध्यान रख के चलना है। परिवार का अर्थ क्या है? परिवार का अर्थ क्या? गोत्र है, दूसरा वर है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, या आपका समाज पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाला है। अगर इस परिवार की बात कर लेते हैं तो डी आंसर सही है, क्योंकि समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। 26वां प्रश्न कहता है कि संपीढ़ी का तात्पर्य क्या है? जो तिल व आटे से बना गोला, या वे व्यक्ति जो मृत व्यक्तियों को पिंडदान करते हैं, या पिंडालियां, या इन तीनों में से एक भी नहीं। अगर हम 26 की बात कर लेते हैं तो 26 का है कि वे व्यक्ति जो मृत व्यक्तियों को पिंडदान करते हैं उसको हम बोलते हैं संपीढ़ी। बी आंसर सही है गाइस। ग्राम बही विवाह का तात्पर्य क्या है? ग्राम बही विवाह का तात्पर्य क्या? वधु को गांव के बाहर से ले जाकर विवाह करना,
या नगर में विवाह करना, या अपने गांव के बाहर विवाह साथी का चयन कर विवाह करना, या इनमें से कोई नहीं। अगर 27 की बात कर लेते हैं तो 27 का सी आंसर सही है, क्योंकि अपने गांव के बाहर विवाह साथी का चयन कर विवाह करना, इसको बोलते हैं ग्राम बाह्य विवाह का तात्पर्य है। ये कुछ है भी प्रचलित है भी। बाह्य विवाह का प्रचलन अगम्य गमन अर्थात निकट संबंधियों जैसे यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ है। ये कथन किसका था? कानिंघम, वेस्टमार्क, मॉर्गन या दुर्किंग। ये विवाह थे हमारा प्रचलित आज के वर्तमान में होने शुरू हो गए कि पास पड़ोस में शादियां होने शुरू हो गई है, तो ये विवाह प्रचलित द्वारा हो गया। हमारे कल्चर में बहुत सारे है, हर कंट्री में बात कर लेते हैं इसकी। तो 28 में कहा है, वेस्टमार्क ने ये कहा था। ये बही विवाह का जो प्रचलन था आगमन अर्थ था, ये निकट से संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ था ये सिस्टम। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। बही विवाह के द्वारा पीढ़ी को अपने दोष दूर करने का मौका मिल जाता था, और क्योंकि इसके द्वारा रक्त के संयोग हमेशा नवीन रूप से ग्रहण करते हैं। ये कथन किसने कहा? ब्लड का है, कपाड़िया का है, दुबे का है, पीवी काड़े का है। अगर 29 की बात कर लेते हैं तो 29 का डी आंसर है पीवी काड़े का। नेक्स्ट है अंतर विवाह को रूढ़िवादी, अंतर विवाह को रूढ़िवादी और बाह्य विवाह को प्रगतिवादी बताने वाले विद्वान कौन थे? मैकाइवर पेस थे, गिलियन और गिलीन, समनर व केलर थे, इनमें से कोई नहीं। अगर हम 30% की बात कर लेते हैं 30 का जो आंसर जा रहा है समनर व केलर ने एक परिभाषा दी थी। पिता की ओर, देखिए पिता की ओर 7 व माँ की ओर 5 पीढ़ियों को छोड़कर विवाह करने से करीब 21 संबंधियों से विवाह अर्जित हो जाता था। ये परिभाषा है, किसने कही है? ये कथन निम्नलिखित किसका है? कि पिता की ओर 7 व माँ की ओर 5 पीढ़ियों को छोड़कर, पिता की 7 पीढ़ियां और माँ की 5 पीढ़ियों को छोड़कर हम विवाह कर सकते हैं, विवाह बाधित हो जाता है। ये किसने कहा था? पीवी काड़े, रिवर्स, वेस्टमार्क या विलॉस्ट। अगर ये 30 की बात कर लेते हैं तो ये आपका ब्लैड ने कहा था। डी आंसर सही है। जब एक उच्च समूह का लड़का, देखिए उच्च मतलब हाई जाति का लड़का और अपने से निम्न समूह की लड़की से विवाह करता है, गरीब वर्ग की परिवार से लड़की विवाह करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, आंतर विवाह। ऐसे विवाह को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अनुलोम विवाह बोलते हैं। प्रतिलोम विवाह हो जाएगा उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति का लड़का। अब समूह उच्च जाति का लड़का है तो उसको अनुलोम विवाह बोलेंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा। भारत में अनुलोम विवाह का प्रचलन 10वीं शताब्दी तक ये मत है रहा है पीवी कारे का, डॉक्टर राधाकृष्ण का, डॉक्टर परिकर का या डॉक्टर दुबे का। अगर 30 की बात कर लेते हैं 33वें प्रश्न की, तो 33वें का डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा है। बी आंसर सही है गाइस। एक निम्न समूह के लड़के का उच्च समूह की लड़की से विवाह, देखिए एक निम्न समूह के लड़के और उच्च समूह की लड़की का विवाह, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। देखो उल्टा हो गया, गोत्र बाह्य विवाह या फिर बार बाह्य विवाह। अगर तो इसका क्या है आपका? प्रतिलोम विवाह हो गया। देखो अगर उच्च लड़का है, छोटे उसकी निम्न की लड़की है तो उसको अनुलोम विवाह बोलेंगे, और उस समूह लड़की उच्च लड़का निम्न तो उसको हम प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। ये ध्यान रख के चलना का, इसका भी भूल जाओ। निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या? देखिए मेन उद्देश्य जो विवाह का है यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। अरे यौन इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होगी तो विवाह नहीं माना जाएगा। आपने देखे होंगे, विचार देखे होंगे, आपने सुने भी होंगे कि वो भाषा में बता सकते हैं कि उससे मेरी संतुष्टि या उससे मेरा संतुष्ट नहीं हो पाता। तो ये विवाह का मेन उद्देश्य क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति करना या संतान। और दूसरा है आपका संतान, जब यौन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो संतान तो उत्पन्न होगी। तीसरा है फिर परिवार का निर्माण भी होगा, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, डी आंसर सही है इसका। हिंदुओं में विवाह को माना जाता है धार्मिक संस्कार, सामाजिक समझौता, कानूनी बंधन या इनमें से कोई नहीं। अगर हम 36 की बात कर लेते हैं, जो 36 में का जो आंसर जा रहा है हमारा, तो इसका धार्मिक संस्कार ये आंसर सही है गाइस। हिंदू विवाह में धार्मिक संस्कारी विवाह माना जाता है। हिंदू विवाह में कितने परंपरा का शुभ रूप मानते हैं? 16, 12, 8 या 51। तो कितना मानते हैं? तो इसका 8 मानते हैं। सी आंसर सही गाइस, 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? प्रेम विवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह बोलते हैं, ब्रह विवाह बोलते हैं, देव विवाह या प्रजापत्य विवाह बोलते हैं।
तो इसको विवाह को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म नहीं है, प्रजा या अर्थोपार्जन या रति आनंद नहीं है। अगर 39 का आंसर तो बात कर लेते हैं, अर्थोपार्जन नहीं है, बाकी धर्म, प्रजा, रति, आनंद ये सब उद्देश्य हिंदू विवाह में है। 40 का देख लेते हैं। वेदों के ज्ञाता शीलपान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्या का दान करने को कहते हैं आर्ष विवाह, देव विवाह, विरह विवाह या प्रजापत्य विवाह। अगर 40 की बात कर लेते हैं तो 40 का विरह विवाह बोलते हैं। कभी आपने देखा ना कन्यादान करते, कहते हैं पंडित जी बोलते हैं कन्यादान करो। भाई गाइस एक चीज हमें कमेंट बताना है, इसका हमें कमेंट में जरूर आंसर देना है। 40 का अगर कन्यादान का मतलब क्या होता है, एक चीज बताइए। जब आपने जो चीज दान कर दी तो उसके द्वारा गुण गा सकते हो कि ये चीज मेरी है, वो दान करने का मतलब उसको हम दोबारा नहीं कह सकते ये चीज हमारी है, या तो दान मत करो। ये कमेंट है, कुछ टॉपिक भी है और कुछ घुमाने फिराने वाला ये क्वेश्चन भी है। इसको हमें कमेंट में बताना है इसके आपके क्या विचार है। 41 प्रश्न देख लेते हैं। एक गाय और एक बैल अथवा इनके दो जोड़ों पर जोड़े वर द्वारा कन्या के पिता को देकर विवाह करने को क्या बोलते हैं? देखिए गाय और एक बैल का जोड़ा कन्या के पिता को दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह। क्या बोलते हैं इस विवाह को? इसको हम बोलते हैं आर्ष विवाह बोलते हैं। सी आंसर सही है गाइस। 42वां प्रश्न है कि मरकर अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात् हरण करके विवाह करने को क्या बोलते हैं? देखिए इस टाइप का राक्षस विवाह, पेचस विवाह, असुर विवाह या हरण विवाह। 42 का आंसर जो जा रहा है हमारा, इसको हम बोलते हैं राक्षस विवाह। इस टाइप का विवाह भी होता है हमारा, कई कंट्रियां ऐसी कुछ जनजातियों में होता है। सुई हुई उन्मत्त घबराई हुई मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कृत्य करने के बाद उससे विवाह। कृत्य का मतलब होता है यौन संबंध करने से विवाह करने को क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह, बलात्कार विवाह, असुर विवाह या पेचस विवाह। अगर 33 की बात कर ले, वो 43 की बात कर लेते उसको बोलते हैं पेचस विवाह। डी आंसर सही है गाइस। ये कुछ जनजातीय विवाह आज भी है। कन्या मूल देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह, असुर विवाह, विरह विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस प्रश्न की बात कर लेते इसको बोलते हैं असुर विवाह। बी आंसर सही है 44 का। यज्ञ करने वाले पुरोहित को अलंकारों में सुज्जित कन्यादान को कहते हैं देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, वर मूल्य विवाह या धर्म विवाह। अगर हम 45 की बात कर लेते हैं तो 45 में जो आंसर जा रहा है हमारा देव विवाह है, ये आंसर सही है गाइस। 46वां प्रश्न देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? 1954, 55, 56। तो 1955 में हमारा हिंदू विवाह अधिनियम हुआ था। मुसलमानों में विवाह को माना जाता है सामाजिक समझौता, कानूनी संबंध, धार्मिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। अगर 47 की बात कर लेते हैं तो 47 में सामाजिक समझौता माना जाता है विवाह को मुस्लिम में। निम्न में से और हिंदू में क्या संस्कार, धार्मिक संस्कार के हिसाब से माना जाता है हिंदू विवाह में। निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह की विशेषता कौन सी नहीं है? यौन संबंधों की स्थापना, बच्चों के जन्म में कानूनी रूप देना या धार्मिक कर्मकांड का सम्मान करना या घर बसाना। अगर हम मुस्लिम में बात कर लेते हैं तो जो मुस्लिम में जो 48 है तो आप सी आंसर सही है, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड हिंदुओं में होता है, मुस्लिम में नहीं होता। बाकी यौन संबंधों की स्थापना जरूरी है, विवाह करोगे तो यौन संबंध जरूर करोगे, बच्चों को जन्म भी जरूर दोगे और घर भी जरूर बसाओगे गाइस। 49वां है मेहर का प्रचलन क्या है? सिखों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या वेदों में। अगर मेहर की बात कर लेते हैं तो क्या है मेहर का? मुसलमानों में विवाह को मेहर बोलते हैं। और मुसलमानों में अस्थायी विवाह को क्या कहते हैं? निकाह, मेहर, जिहर या मुतहा। तो क्या बोलते हैं अस्थायी विवाह को? मुतहा बोलते हैं। डी आंसर सही है गाइस। 50 का डी। वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे हम क्या बोलते हैं? वह धन जो संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को देता है उस विवाह को हम क्या बोलते हैं? कन्या मूल्य, दहेज, मेहर या बर मूल्य। 51 में तो 51 का सी आंसर सही है, मेहर बोलते हैं उसको। देखिए मेहर किसको बोलते हैं? जो दान दी गई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेहर बोलते हैं। एक क्वेश्चन और आया था, मेहर किधर गया? अभी नहीं आया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, मेहर का प्रचलन क्या? मुसलमानों में मेहर बोलते हैं दान चीज दे, जो पति अपने पत्नी को देता है उसको हम मेहर बोलते हैं गाइस।
नेक्स्ट है मुता विवाह का प्रचलन क्या है, सुन्नियों में, शियों में, या ईसाइयों में, या सिखों में, मुता। और मुता का भी हमारा प्रश्न हुआ था, देखिए मुसलमानों में अस्थायी विवाह, अस्थायी को हम क्या बोलते हैं, मुता बोलते हैं, मुता विवाह बोलते हैं अस्थायी। और मुता विवाह का ये प्रचलन कौन सी जनजातियों में, मुसलमानों में। अगर मुस्लिम की बात कर लेते हैं 52, अगर 52 में कौन सा है आपका, तो इसका आंसर जा रहा है आपका बी की तरह, सियाओं में, सिया जनजाति होती है उसमें ये विवाह अस्थायी विवाह मानते हैं, स्थायी विवाह नहीं होता उसको। मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय में कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। तो इस टाइप के विवाह की बात कर लेते हैं, तो कितने से कर सकता है, 1, 2, 4 या 5, 53। अगर हम 53 की बात कर लेते हैं तो आपका सी आंसर सही है, 4 से। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 54, 55, 56 या 1856 में, 54 का। तो जो 54 का बात कर लेते हैं, 54 में एक है 1954 में। नेक्स्ट है हिंदू विवाह पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 56 में, 29 में, 54 में या 55 में, 55 का। तो 55 का ये आंसर सही है गाइस। नेक्स्ट है शरीयत अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, 1841, 1839, 1937 में, 1939 में। तो कब हुआ था ये, आपका सी आंसर 1937 में। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ था, 1937, 1939, 1954 या 1955 में। 57 में की बात कर लेते हैं, तो ये आपका बी आंसर सही है गाइस। 58 प्रश्न देखते हैं कि मुसलमानों में नाबालिग बच्चों का विवाह हो जाने पर यदि वे चाहे तो बालिग होने पर ऐसे विवाह को समाप्त कर सकते हैं, इस अधिकार को हम क्या बोलते हैं, इद्दत, तलाके हसन, या नियान, या खयार उल बुलूग, क्या बोलते हैं 58 में, तो इसको बोलते हैं खयार उल बुलूग, डी आंसर सही है गाइस। मुसलमानों में विवाह की एक आवश्यक शर्त क्या आती है, मेहर, पत्नी, या बी ऑप्शन कह रहा है पत्नी को खर्च या पान दान देना, पर्दा रखना, इनमें से कोई भी नहीं। तो किसकी बात कर लेते हैं 59 में का, यह है मेहर। मेहर मतलब दान। मुसलमानों में इद्दत कहते हैं इज्जत को, तलाक को, या 3 मासिक धर्मों को, या 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि को। मुसलमान इद्दत किसे बोलते हैं, अगर 60 की बात कर लेते हैं 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि को, डी आंसर सही है गाइस। मुसलमानों विवाह में कितने प्रकार प्रचलित हैं, 5, 4, 3 या 2, 61। तो 61 का आपका सी आंसर सही है गाइस, सी 3। 62 का देख लेते हैं, निम्नलिखित मतलब मुस्लिम तलाक कौन सा है, जिहार है, इल्के हसन है, इल्ला है, लोन है, मुबारक है, या तलाक उल बिदअत है, या आपका तलाक तेजवीन है। 62, तो 62 में की बात कर लेते हैं गाइस। 62 के वैसे 3 आए, इसमें 3 है वैसे, तलाके भी है, इल्ला भी है, और आपका डी लोन भी है। इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, ये 3 ऑप्शन सही है इसके। इलाके हसन भी बोलते हैं, इला भी बोलते हैं, लोन भी बोलते हैं। अगर कोई डाउट हो 62 में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस वाले प्रश्न को। 63वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मुस्लिम विवाह की शर्तें कौन सी होती हैं, बालिग होना, बरमूल्य, मेहर, या मस्जिद में विवाह करना, या आपको ये ऑप्शन है पति द्वारा तलाक देने के 1 माह बाद पुनः दूसरा विवाह करना, या विद्रमियों में विवाह करना। 63, जो 63 की बात कर लेते हैं, 63 में भी ये आंसर सही है, बालिगा होना, और 63 का एक ये है आपका मेहर होना। ये है मुस्लिम विवाह की शर्तें होती हैं। इसमें भी अगर 63 में आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर बताएं इसमें करके कि क्या डाउट है इसमें, सही है गलत है। चलिए 64 में बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू किसी भी जाति या धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर सकता है। एक हिंदू किसी भी जाति या धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर सकता है, ये कब पारित हुआ था, शरीयत अधिनियम 1937, या विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम 1937। अगर 64 की बात कर लेते हैं तो 64 में का बी आंसर सही है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसमें मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, और यह कथन किस विद्वान का, मोरडॉक का है, विल्फ्रेड का है, टाइलर का है, मेलिनोवस्की का है। अगर 65 में देख लेते हैं तो 65 का डी आंसर सही है, मेलिनोवस्की का है। फैमिली शब्द का उद्गम या फैमुला शब्द से हुआ है, ये फैमुला शब्द किस भाषा से लिया गया है,
हिब्रू से, अमेरिकन से, लैटिन से, अंग्रेजी से। 66। तो किसे लिया गया? सी आंसर सही है, लैटिन से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध। देखिए, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा किसकी? डॉक्टर दुबे की है, मैकाइवर पेज की है, टाइलर की है, मॉर्डक की है। 67 की, तो 67 का भी आंसर ये मैकाइवर की है। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न, परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। इनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृत रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा निम्नलिखित किस विद्वान की है? लूसी मेयर की है, डॉक्टर रिवर्स की है, डॉक्टर दुबे की है, मजुमदार की है। 68 की बात कर लेते हैं, तो 68 का सी आंसर सही है गाइस, डॉक्टर दुबे की। और 69 का प्रश्न देख लेते हैं, परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जन्म में दोनों लिंगों के बालिक शामिल है, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिनमें बालिक व्यक्तियों में यौन संबंध है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? रिवर्स की, मॉर्डक की है, टाइलर की है, मॉर्गन की है। 69, तो 69 का बी आंसर सही है, मॉर्डक ने परिभाषा दी है। 70% देख लेते हैं, परिवार एक गृह समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप से दंपति और उसकी संतान रहती है। निम्न में से यह परिभाषा किस विद्वान की है? मैकाइवर पेज की है, के डेविस है, बोवार्ड से, लूसी मेयर है। 70, तो कौन है? लूसी मेयर की ये परिभाषा है। 71 में देख लेते गाइस कि परिवार की 5 सामान्य और 8 विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया था? मैकाइवर पेज, गिलीन व गिलीन, मजुमदार एवं मदान ने, डॉक्टर दुबे ने। 71, तो 71 का मैकाइवर पेज। नेक्स्ट 72 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन थे? सर हेनरी मैन है, फ्रेजर है, टाइलर है, वेस्टरमॉर्क है। अगर 72 की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है, हेनरी सेन है। यौन सभ्यवाद की अवस्था, परिवार तथा विवाद नहीं है, यौन और परिवार का विवाह का परिवार नहीं है, परिवार विवाह दोनों ही थे, या परिवार और विवाह दोनों ही नहीं थे। अगर 73 की बात कर लेते हैं, 73 का डी आंसर, परिवार और विवाह दोनों ही नहीं थे, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति के यौन सभ्यवाद या कामाचार की स्थिति को प्रथम अवस्था मानने वाले विद्वान थे? अरस्तु थे, टाइलर थे, मॉर्गन थे, या मेलिनोवस्की थे। अगर 74 की बात कर लेते हैं तो 74 का आपका सी आंसर सही है, मॉर्गन। विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के समर्थक थे? बेकफन थे, प्लेटो थे, वेस्टमार्क थे, या फ्रेजर थे। 75, तो 75 का सी आंसर सही है, वेस्टमार्क थे। नेक्स्ट है 76 का, परिवार की उत्पत्ति मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? विल्फ्रेड, मॉर्गन, मैकाइवर पेज, या मैकलीन। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 76 कौन थे? विल्फ्रेड, ये आंसर सही है। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत को मानने वाले विद्वान बेकफोन, मॉर्गन, प्लेटो, अरस्तु, विल्फ्रेड व वेस्टमार्क, या डार्विन व स्पेंसर। 77, तो 77 में ये आंसर है, बेकफोन व मॉर्गन। 78 की बात कर लेते हैं, परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक परिवार को मानने वाले विद्वान कौन थे? टाइलर थे, मॉर्गन थे, फ्रेजर थे, हेनरी मैन थे। 78, तो 78 का डी आंसर सही है, हेनरी मैन। वेस्टमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? मात्र सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, एक विवाही परिवार, या समूह विवाह परिवार। 79, तो 79 का सी आंसर, एक परिवार, एक विवाही परिवार। टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? पितृवंशीय, मात्र सत्तात्मक, सिंडेशनियन, या पुनालुआन। 80, तो 80 का बी आंसर सही गाइस। मॉर्गन के अनुसार परिवार की प्रथम अवस्था थी एक विवाह परिवार, सिंडेशनियन परिवार, पुनालुआन परिवार, या समरक परिवार। 81, तो 81 का डी आंसर सही है, समरक परिवार। 82 की देख लेते हैं, परिवार
परिवार की इस दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है कि मानव जीवन की कभी कोई ऐसी अवस्था भी थी जिसमें परिवार नहीं पाया जाता था, अथवा कोई दूसरी अवस्था भी ऐसी थी जिसमें परिवार का उदय हुआ है। परिवार की उत्पत्ति के बारे में ये कथन है। मेकाइवेपिस का है, मिलब्रेड का है, गिलिन मैगिलिन का है, वेस्टमार का है। अगर 82 की बात कर लेते हैं तो 82 का ये आंसर सही है, मेकाइवेपिस का है। नेक्स्ट है 83। किस प्रकार के परिवार के विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, नाभिकीय व एकांगी परिवार या वित्रवंशीय परिवार। 83 अगर 83 में देख लेते हैं, 83 का सी आंसर सही है, नाभिकीय व एकांगी परिवार। 84 को देख लेते हैं। पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बने परिवार को कहते हैं पितृवंशी परिवार, केंद्रीय नाभिक परिवार या समग्र परिवार या संयुक्त परिवार। 84 तो 84 का बी आंसर इसका सही है गाइस, बी आंसर गाइस सही है इसका, केंद्रीय व नाभिकीय परिवार। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियां के सदस्य साथ निवास करते हैं, जिनकी कोई रसोई, पूजा पाठ या संपत्ति समूही होती है और जो सामान्य रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं? विस्तृत परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार या संयुक्त परिवार या जन्म मूलक परिवार। 85 की बात कर लेते हैं तो 85 का संयुक्त परिवार बोलेंगे उसको, जो सब चीजें एक जगह होंगी, सारा परिवार। जिसमें विवाह के बाद स्त्री को अपने पति एवं उसके माता पिता के घर जाकर रहना आवश्यक हो, उसको कहते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार, पितृस्थानीय परिवार, केंद्रीय परिवार या एक विवाही परिवार। 86 तो इसका हम बोलते हैं पितृस्थानीय परिवार, पिता छोड़कर दूसरे पर। 87 का है कि विवाह के बाद पति जब पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पति माता पिता के स्थान पर रहने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मातृ स्थानीय परिवार या पत्नी स्थानीय परिवार, देश स्थानीय परिवार या पत्रवंशीय परिवार। 87 तो 87 बोलते हैं उसको बोलेंगे मातृ स्थानीय परिवार, ये आंसर सही है गाइस। जिस परिवार में सत्ता एवं अधिकार पिता से पुत्र को मिलता है, ऐसे परिवार को पितृ सत्तात्मक परिवार, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पितृ सत्तात्मक परिवार ही बोलेंगे गाइस। 89 का देख लेते हैं गाइस। जिस परिवार में सत्ता एवं अधिकार माता से पुत्र को मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? मातृ सत्तात्मक परिवार बोलेंगे। तो इसका आंसर जो जा रहा है 89 का बी आंसर सही है गाइस। जिस परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती आती है उसको हम क्या बोलेंगे? मित्रमर्गी परिवार, पितृवंशीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार या पितृ सत्तात्मक परिवार। 90 तो 90 का बी आंसर है पितृवंशीय परिवार। जिस परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? मातृ सत्तात्मक परिवार, ये आंसर सही है गाइस इसका। 92 का देख लेते हैं। जिस परिवार में एक व्यक्ति है एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंध रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उभयवाही परिवार, द्विनाभी परिवार, मातृमर्गी परिवार, द्विस्थानीय परिवार। 92 की बात कर लेते हैं तो 92 का बी आंसर सही है गाइस, द्विनागी परिवार। निम्नलिखित में से जिन कथनों को है उनके नाम बताइए, इनके नाम बताने हैं आपको गाइस। 93 प्रश्न है। 93 के जो प्रश्न हैं देखिए, व्यक्ति नहीं वरना परिवार की समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई है, इसका क्या है? इसको किसने कहा था? ये आपके काम्ट, ये इसका काम्ट है। और बी ऑप्शन कह रहा है परिवार का झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है, ये शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। ये किसने कहा था? ये बोला है सिडनी ई गोल्डस्टेन ने कहा था ये परिभाषा। और सी ऑप्शन है कि सभ्यता की भावी अवस्था में घर, परिवार, मानव जाति और अनौपचारिक शिक्षण सूला और मानव स्नेह का उत्तम केंद्र बना है, ये किसने परिभाषा दी थी? तो ये आपका 93 का ये आपका बोगार्ट्स, ये परिभाषा बोगार्ट्स ने दी थी। 94 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार का शारीरिक कार्य नहीं है? तो शारीरिक रक्षा भी है, यौन इच्छाओं की पूर्ति भी है, बच्चों का लालन पालन भी है। बात कर लेते परिवार का नहीं है तो भोजन का प्रबंधन, ये नहीं है, सी आंसर सही है गाइस 94 का। 94 का अगर बात कर लेते हैं 94 का बी, 94 का निम्नलिखित कौन सा परिवार का शारीरिक कार्य नहीं है? परिवार का अच्छा तो गाइस बी आंसर सही है गाइस, ये गलत है। शारीरिक रक्षा भी है, भोजन का प्रबंधन भी है, बच्चों का पालन पोषण भी है, यौन इच्छाओं का पूर्ति, ये परिवार का कार्य नहीं है। 95 का प्रश्न देख लेते हैं गाइस। 95 में 94 का बी, 95 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार का आर्थिक कार्य नहीं है? आर्थिक कार्य नहीं है। उत्तराधिकार कार्य निर्धारण ये भी है, सिर्फ विभाजन ये भी है, आय तथा संपत्ति का कार्य ये भी है, पदा निर्माण ये नहीं है, तो बी आंसर सही है 95 का। 96 की बात कर लेते हैं। 96 में कौन सा आंसर सही है गाइस?
नाइन्थ में 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के प्रकारों के संदर्भ में असत्य है। अगर हम असत्य कथन निकालना है तो डी आंसर सही है इसका, क्योंकि परिवार पिता के अधिकारों को कम कर रहा है, ये गलत है। बाकी परिवार व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है, परिवार समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, और परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला भी है गाइस, ये ध्यान रखना सही है। देखो 97 में देख लेते हैं 97 का प्रश्न गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिवार को ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाता। कौन सा नहीं दर्शाता, तो सी आंसर सही है इसका। पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन, ये सही है। स्त्रियों के अधिकारों को वृद्धि, ये भी सही है। नातेदारी की महत्व का घटना, ये भी सही बात है, क्योंकि आज के समय नातेदारी बहुत घटती जा रही है। कौन नहीं, किसी के पास समय नहीं इतना कि लोग अपने वहां जाए घूमे या रुके, किसी के पास इतना समय नहीं है। 98 की देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिवार के कार्यों में होने वाले परिवारों में संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है। अगर 98 अगर हम 98 की बात कर लेते हैं तो जो 98 का जो आंसर जा रहा है आपका डी की तरफ जा रहा है, डी आंसर सही है। बाकी परिवार में मनोरंजन का घटना खिलम्मा इस हेतु जा रहा है, ये सही है। परिवार में नियंत्रण शक्ति का काम होना, ये भी सही है बात है। परिवार द्वारा पूजा पाठ धार्मिक उस सबको कम करना, ये भी बात सही है, क्योंकि आज के समय में सब कुछ चेंज हो रहा है। और पति पत्नी के पारंपरिक संबंधों घनिष्ठता एवं आत्मीयता में कमी आना, ये बात भी सही है। 99 देख लेते हैं। देखिए समाज कहता है गाइस, समाज शास्त्र कहता है, अगर समाज की बात कर ले, समाज शास्त्र कहता है जितने आज के समय लव मैरिज होंगे इतने ही डिवोर्स होंगे। समाज की ये परिभाषा है, क्योंकि लव मैरिज का मतलब है एक दूसरे को जानना, उसके बाद में वाद विवाद होता ही है, फिर डिवोर्स भी शुरू हो जाता है। 99 में देख लेते हैं। 99 पारिवारिक संबंधों में तनाव और संघर्ष, परिवार में मकतब्य और निष्ठा का भंग होना, पारिवारिक चेतना का नष्ट होना, वह उदासीनता का विकास होना क्या कहलाता है। किस समुदाय विखंडन, सामाजिक विखंडन, पारिवारिक विखंडन या तलाक। अगर 99% की बात कर लेते हैं तो 99 का क्या है, पारिवारिक विखंडन, सी आंसर सही है गाइस। 100% देख लेते हैं गाइस। 100 में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कारक पारिवारिक विखंडन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जनसंख्या की वृद्धि, अगर 100 की बात कर ले, जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी नहीं है। बाकी औद्योगिकरण, नागरिकरण, प्रेम विवाह। जनसंख्या वृद्धि ये परिवार का विखंडन नहीं है, बाकी औद्योगिकरण भी है, प्रेम विवाह भी है और नागरिक। देखिए प्रेम विवाह के बारे में बात करी हमने, आगे प्रश्न, जितने आपके प्रेम विवाह होंगे इतने ही आपका परिवार में विखंडन होगा, ये समाजशास्त्र ने कहा है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनके उत्तर देने। निम्नलिखित में से स्थानों पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों में से क्या आएगा। मितक्षरा टीका ने लिखा है, क्या है इसका, मितक्षरा टीका ने क्या लिखा है 101, तो इसका है 101 का, तो इसका आपका विज्ञानेश्वर। और दया प्रभा ग्रंथ का रचयिता कौन है, दया प्रभा, तो इसका है जीतमूल बहन। और जिस परिवार में पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति अधिकार प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मितक्षरा, सी आंसर सही है गाइस इसका। नेक्स्ट, जिस परिवार में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डी का है दयाभाग। तो ये गाइस टाइप से मिलाने को आते हैं टिक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके। अब हमने प्रश्न लिए हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे गाइस, ये है। चलिए आज के 20 से 120 प्रश्नों का टॉपिक था, क्लास काफी बड़ी हो गई, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोमांटिक क्लास भी है, समझने की क्लास भी है, भारत में और दूसरे देश विदेशों में कल्चर में संस्कृति या विवाह कैसे होते हैं ये भी समझने की चीज है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है, कोई भी देख सकता है इसको। हिंदू लॉ एंड कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जेडी मैन है, हेनरी मैन है, एफडी मुल्ला है, डॉक्टर दुबे है। अगर 102 की बात कर लेते हैं तो जो 102 में जो आंसर जा रहा है इसका, ये आंसर सही है, जेडी मैन है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुबा नामक पुस्तक के लेखक केतकर, नर्मदेश्वर प्रसाद, आईपी देसाई, के एम कपाड़िया, के एम कपाड़िया, तो आईपी देसाई, सी आंसर सही है गाइस। नेक्स्ट है, हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉस रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, के एम कपाड़िया, परिक्कर, सर जदुनाथ सरकार, डॉक्टर घोरिये या बी कुप्पड़ स्वामी। 104, अगर 104 की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है। 105 में देख लेते हैं, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मजुमदार, डॉक्टर दुबे, परिक्कर है, के एम कपाड़िया है। 105, तो 105 का डी आंसर सही है, के एम कपाड़िया है।
मैरिज एंड फैमिली बहुत पूछी जाती है, ये वाली पुस्तक, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है के एम कपाड़िया की। डॉक्टर कपाड़िया ही बोलते थे, के एम कपाड़िया भी इनका नाम। और 106 में है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक पी एन प्रभु है, के एम कपाड़िया है, एम एन श्रीनिवास है, हेनरी मैन है। 106 का अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पी एन प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मनुस्मृति के लेखक कौन है? यक कव्य है, परामर्श है, मनु है, बोध गायन है। 107 कौन है? मनु। हिस्ट्री ऑफ वुमेन मैरिज नामक पुस्तक, देखिए हिस्ट्री ऑफ वुमेन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक वेस्टमार्क है, टाइलर है, मॉर्गन है, ब्रीफ हॉल्ट है। 108 अगर 108 का वेस्टमार्क की ये परिभाषा है। ये दी मदर्स नामक पुस्तक, दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक वेस्टमार्कर है, बेकोपोन है, विल्फ्रेड है, हेनरी मैन है। 109 तो 109 का सी आंसर सही है गाइस। 10वां देखते हैं, 10वें का प्रश्न कह रहा है वर्तमान में हिंदुओं में वैधानिक रूप से वर वधु के लिए विवाह की आयु कितनी है? वर्तमान की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में आपका सी आंसर सही है, ये होने वाला है 21 और 18। सही बात है ना, 21 से 18, 18 लड़की की, 21 लड़के की है। नायरों में संयुक्त परिवार को कहते हैं इनमा, सुसु, थारवाड़ या गोतुल। 111 तो क्या बोलते हैं? थारवाड़। और बहुपत्नी विवाह का प्रमुख कारण है, लास्ट प्रश्न है गाइस, 12वें का लास्ट प्रश्न, बहुपत्नी विवाह का प्रमुख कारण क्या है? तो है अधिक स्त्रियों और कम पुरुष। बहुपत्नी विवाह का मतलब अधिक स्त्रियां हैं, कम पुरुष हैं। बहुपत्नी, अधिक स्त्रियां और कम पुरुष, तो ये ए आंसर गाइस सही है। तो ये क्लास आज की काफी महत्वपूर्ण क्लास रही है सभी के लिए। किस टाइप की शादियां होती हैं हमारे कल्चर में, हमारे भारत में, जनजातियों में, तो सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। कोई भी किसी की तैयारी कर रहा है तो इस क्लास को इंट्रेंसिक रोमांटिक से भी पढ़ सकता है, देख सकता है। आई होप ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। सभी से मेरा अनुरोध है कि कमेंट जरूर करना इस क्लास में। देखते हैं कितने दोस्त हमारे कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।